बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे साथ जो एक शख्सियत खड़ी एज यूजुअल विद द कप ऑफ कॉफी, वो हैं अशफाक इसहाक सत्ती। yes. बाकी आप जानते ही हैं कि साबके और लाहिके क्या होते हैं इसके साथ। लेकिन अच्छा, मैं ये सवाल आप मेरे जहन में था कि आप वैसे नॉर्मली चाय कॉफ़ी वगैरह हम पीते हैं, लेकिन कुछ लोग बड़े पर्टिकुलर होते हैं। वो लोग बैठ के सुकून से आराम से सिप लेके पीते हैं, उन्हें चाय या कॉफ़ी के गिरने का खदशा होता है। आप क्या उन लोगों में से हैं या नहीं? अच्छा, मुझे चाय की तलब होती है एंड आई वांट माय चाय टू बी गरम, वेरी गरम। लेकिन जब वो आ जाती है तो फिर मैं कहती हूँ अभी रखी है, आराम से पियेंगे। सो जब बाय द टाइम लाइक मैं उसे पीना शुरू करती हूँ तो वो ठंडी हो चुकी है। अच्छा, मेरा बस नहीं चलता कि चूल्हे से उतरे ना, कप में आए ना और मेरे मुंह में मैं नहीं भाई, इतनी गरम चाय, इतना गरम खाना मैं नहीं खा सकती। विद द टाइम इतनी प्रैक्टिस हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह कि चलते फिरते, भागते दौड़ते, गाड़ी चलाते, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी चलाते चाय पीना टाइम के एक आध सिप ले लेता है बंदा। तमाम कभी ऐसा हुआ है पानी पी रहे हैं आप गाड़ी में, अचानक से स्पीड ब्रेकर आया, पानी सारा ऊपर? सही अक्सर हमारे साथ होता है, लेकिन उसमें ये आप एंटिसिपेट कर रहे होते हैं ना, बढ़ा के कोई आ जाएगा, जिनका आपने एहतियात करनी है। अच्छा, आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट डे मनाया जा रहा है और वो हम सब की लाइफ से बहुत रिलेटेड है और वो मनाया जा रहा है जी केयरिंग डे। वो तो हम रोज ही मनाते हैं। नहीं, आज इस डे को मनाने का मकसद होगा जब किसी दिन का हम खास दिन दे देते हैं, नाम दे देते हैं या उसका कोई नाम रख देते हैं, यानी अगर आप अपनी फीलिंग्स का भी कोई नाम रख देते हैं तो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई विद। तो इसका मतलब ये है आप वो चीजें डिस्कस करेंगे और लोगों के जहनों में बातें अच्छे से बैठ जाती हैं। यानी कि इस एक दिन आप ज्यादा केयर करेंगे, फिर उसको अपने मामूलात का हिस्सा बनाएंगे। ये नहीं कि आप एक दिन केयर करने के बाद अगले दिन फिर बैक टू द नॉर्मल। ऐसा नहीं होना चाहिए। टॉप स्टोरीज। 9 मई के वाकयात, रियासत के खिलाफ बगावत, फरार, शरपसंदों के लिए हिदायत का कोई लफ्ज नहीं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का 2 टोक ऐलान। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं इलेक्शन तभी हो जब मैं इलेक्शन कराऊंगा। सियासी बहरान के साथ मुआशी इम्तिहान, IMF का बजट तजावीज़ पर अदम इत्मीनान, स्टाफ लेवल मुआहिदा फिर तातुल का शिकार। पाकिस्तान के लिए आलमी मालियाती इदारे ने मुतालबात की नई फहरिस्त जारी कर दी। और ख्याल रखें, देखभाल करें, अपने से जुड़े रिश्तों को मजबूत बनाएं। दुनिया आज वर्ल्ड केयरिंग डे मना रही है। चलें जी, तज़किरा गाना याद आ गया। वो क्या? आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। इतनी बेसुरी आवाज में आपने गाया मेरे कानों का इम्तिहान लिया और हमारे नाज़रीन के भी। लेकिन इसकी वजह जो मैंने जरदारी साहब का बयान सुना ना, इलेक्शन तभी होंगे जब मैं चाहूंगा। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। शो जब ही शुरू होगा जब मैं चाहूंगी। अच्छा, आप जरा बाहर से होके हैं ना, देखते हैं। मैं क्यों जाऊँ, आप घर आए। मैं शो शुरू करती हूँ। हाँ, करें। मैं आपको बताती हूँ सियासी मंजरनामे पे क्या हो रहा है, आपको पता ही नहीं। सारा दिन आपको सियासत शुरू। मैं सुबह सवेरे अशफाक के साथ आपको बताती हूँ कि असल हमारी सियासत में हो क्या रहा है, वरना तो आपको पता थोड़ी चलना है। सुनिए जी, विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक मरतबा, खैर दिस इज वेरी सीरियस, एक मरतबा फिर 9 मई को बलवे और फसादात का दिन करार दिया है। कहा यह बगावत थी और कहते हैं शरपसंद रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं और उन्हें किसी किस्म की रियायत नहीं मिलेगी। शरपसंदों ने जिना हाउस से हसास दस्तावेजात भी चुरा ली हैं जो कल हमसाया मुल्क में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होंगी। मजीद वो ये कहते हैं कि फौज आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई ना करे तो क्या ट्रैफिक चालान करे। इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है और मैं उस तहरीक का हिस्सा हूं जो एक खुददार, खुद मुख्तार और हकीकी तौर पर आज़ाद पाकिस्तान देखना चाहती है। कैद तन्हाई में 1 महीना गुजरा और सोचने का और चीज़ों का जायजा लेने का वसी वक्त है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूँ जिसने कैद तन्हाई में मुझे हिम्मत से, हौसले से वक्त गुजारने का मुझे अल्लाह ने हौसला दिया। जी, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये हुई अशफाक, उमूमन हमने देखा है तहरीक इंसाफ से जो लोग आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ और सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऐलानात भी हो रहे थे जी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन जो मीडिया टॉक है
ना ही उन्होंने पार्टी छोड़ने की कोई बात की है। अच्छा जी, उन्होंने इंसाफ का झंडा उठा रखा है। उन्होंने वो कहते हैं जी इंसाफ का झंडा अब मेरे हाथ में है। अब आपको बताते हैं कि शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू तो सामने आ गई। अब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो है मिफ्ता इस्माइल, वो भी आजकल जी उनकी बातें बड़ी हेडलाइंस बनती हैं। वो ये कहते हैं जनाब कि मुल्क में जो कुछ हो रहा है उससे खुद नून लीग में ही कई अफराद ऐसे हैं जो खुश नहीं हैं। और प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू कर रहे थे, कहते हैं जी कि अगला वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के अलावा किसी और को नहीं होना चाहिए क्योंकि ही इज द बेस्ट, और उनके अलावा कोई और बेहतरीन चॉइस हो ही नहीं सकती। शेर भी तो पढ़े ना जो उन्होंने पढ़ा। मैंने क्या शेर था सुनते। लीग के बहुत सारे लोग जो है, let me put it this way, nobody can really be happy with what's happening. अगला वजीर आजम कौन होगा? सर, इलेक्शन से पहले मुझे सचमुच कोई आइडिया नहीं है। इलेक्शंस के बाद मेरा एक फेवरेट है, आपका लास्ट नेम भी शेयर करता है, शाहिद खाकान अब्बासी। मैं ये समझता हूं कि शाहिद अब्बासी से ज्यादा मुनासिब कोई भी आदमी नहीं है इस वक्त पाकिस्तान को यहां से लीड करने के लिए, जिसके अंदर सारे अपोजिशन को वो साथ मिला सकता है। मैं समझ रहा हूं कि सबसे ज्यादा मुनासिब वो होना चाहिए, मेरी ख्वाहिश है। अच्छा जी, तो फिर है ये सिलसिला कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब, जिनसे मुतालिक हमने शुरू में बयान शेयर किया था कि वो कहते हैं कि जब मैं चाहूंगा तब इलेक्शन कराएंगे, तो उन्होंने पंजाब के टिकट होल्डर से मुलाकात की और कहा यही बात जिसका हम तस्करा ऑलरेडी कर चुके हैं, और वो ये कहते हैं कि 2 माह में इलेक्शन नहीं कराए जा सकते। अच्छा, अब क्या मकसद हुआ इसका? वो ये भी कह रहे हैं जी कारकुन सब्र करें, वो फल मिलेगा जिसका आपको अंदाजा नहीं है। तो खावर घुमन साहब, सबर का फल सिर्फ कारकुनों को मिलेगा। हाँ, तो खावर घुमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा जान लेते हैं। खावर घुमन साहब, अगर एक लम्हे को कारकुन तस्वुर किया जाए अपने आप को, तो क्या फल ऐसा है जो मिल सकता है ताकि समझने में मदद मिले? आपने कुछ रोशनी डाली, आप कुछ रोशनी डाल सकते हैं इस पे? जी देखिए ना, कल की तारीख में मैंने इसके ऊपर एक ट्वीट भी किया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इराक में हैं। अच्छा, स्पेशल जहाज पे गए हुए हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ यादगारों के ऊपर जा रहे हैं और जाहिर है ऑफिशियल विजिट है। उसके बाद हिना रब्बानी खर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो भी मिनिस्टर हैं, वो मैं देख रहा था कल वो डेनमार्क के अंदर मौजूद थी एक फंक्शन के अंदर। वो कुछ 4-5 दिन का उनका कोई वहाँ पे यूरोप का दौरा है। तो खावर साहब, उनकी मिनिस्ट्री ऐसी है ना दोनों की। हाँ। इसी तरह नॉर्वे के अंदर मोहतरम कमर जमान कारा साहब जो हैं, वैसे तो वो कश्मीर के लीडर हैं, तो मिनिस्टर हैं, वो वहाँ पे मौजूद हैं। मोहतरम जरदारी साहब पंजाब के अंदर वो जितने भी सियासी फसली बटेरे हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं। तो इस वक्त देखा जाए, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, और जरदारी साहब भी सही फरमा रहे हैं, उनकी इस वक्त जो है 5 घी के अंदर हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो ये है कि जो मैंने कल भी आप अर्ज किया था कि इंतखाबात एक दफा होने दें, तो फिर पता चलेगा कि किस पाव बिकती है और कौन कहाँ पे खड़ा है और जो है किसको कितना फायदा होता है। लेकिन खावर ये भी बताए ना, जब वो ये कह रहे हैं कि 2 माह में इलेक्शन नहीं कराए जा सकते, व्हाट डज ही मीन बाय दैट? वो कहते हैं जी कारकुन सब्र करें। सब्र से मुराद क्या अक्टूबर में इलेक्शन हो रहा है इसका इंदिया दे रहे हैं, या उससे आगे जा रहे हैं इसका इंदिया दे रहे हैं? देखिए, वो जो 2 महीने की बात है, अब जाहिर है उनका ये, मुझे जो लगा, मुझे जो समझ आई वो ये कि जी इस वक्त जो पीटीआई की इंसिस्टेंस है कि एज सुन एज पॉसिबल जो है इलेक्शन हो जाए मुल्क के अंदर, और जो मुख्तलिफ अतराफ से प्रेशर आ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि जी अभी नहीं हो सकते। 2 महीने के मतलब देखें ना, अभी हम शुरू हो गया है, जून शुरू हो गया, जून है, जुलाई है, 13 अगस्त को असेंबली अपना जो 5 साल मुदत पूरा करेंगी। अगर 13 अगस्त को पूरा करते हैं, उसे 1 दिन पहले ये डिसॉल्व कर देते हैं, तो उसके बाद 90 दिन, 3 महीने, ठीक है। अगस्त के बाद देखें जो है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक बात चली जाती है, तो 2 महीनों से ज्यादा ही टाइम। अच्छा, वैसे कुछ एक चीज ये भी है कि ये जो हद से ज्यादा मीठा, जिसका आप अंदाजा ही नहीं है वो फल मिलेगा, उसमें क्या ये कॉन्टेक्स्ट है कि क्योंकि तहरीक इंसाफ इस वक्त जिस सूरत हाल से गुजर रही है, वो इलेक्शन में किस पोजीशन में होगी? अगर कारकुनान जो है और लीडरान इसी तरह से तितर बितर होंगे तो फिर स्टेटस क्या होगा? अगर वो सूरत हाल रहती है तो उसमें अगर इलेक्शन होते हैं तो उसका सबसे ज्यादा बेनिफिशरी कौन होगा? देखिए, आजकल जो एक इक्वेशन एक्सप्लेन की जा रही है वो तो यही है ना कि जरदारी साहब जिस तरह देखा उन्होंने, बलोचिस्तान के अंदर भी लोगों को पार्टी के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं, केपी के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी, सिंध के अंदर ऑलरेडी उनकी एक स्ट्रांग पोजीशन है। तो एक जो तबसरा ये किया जा रहा है कि इस पोजीशन में आ जाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
कि वो एक जो है मेजर पार्टनर होंगे, साथ में उनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मिल जाएगी, और वो जो वजारत उज़्मा है वो जिस तरह उन्होंने कहा जी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये भी है कि मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी को एज बहसीयत वज़ीर आज़म पाकिस्तान देखना चाहता हूँ। तो अगर मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर आज़म बनते हैं तो जाहिर है फिर एक पार्टी का जब वज़ीर आज़म होता है तो फिर उनको फल तो मिलेगा। मेरी नजर में उनका जो मकसद इस वक्त टारगेट यही है। लेकिन दोबारा से मैं वही बात करूंगा कि देखें जब ये जो एक बसात बिछेगी इंतखाबात की, वो उस वक्त पता चलेगा कि एक जो फैक्टर है लोग नई जो खासतौर पर हमारे जो पुराने हमारे सियासतदान हैं वो समझ नहीं पा रहे, वो ये है कि हम एक ना हमारे इस वक्त जो वोटर्स हैं उसके अंदर एक बड़ी तादाद हमारी जेन जी है, वो लोग जो सन 2000 के बाद उनकी पैदाइश हुई है या वो जो पहली बार वोट कास्ट करेंगे, वही वोट कास्ट करेंगे। उसके अलावा भी जो है 35 साल से कम उम्र जो वोटर्स की तादाद 60% प्लस वो है। लिहाजा एक जो बड़ा जो एक आप देखें कि फैसला करेंगे मुल्क के अंदर इंतखाबात या कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है हुकूमत बनाएगी, वो ये इस जो उम्र के लोग ये फैसला करेंगे। ये फैसला अच्छा खबर हाँ, ये भी जरा बता दें कि कल हमने एक बड़ा डिफरेंट मंजरनामा देखा। शाह महमूद कुरैशी बाहर आते हैं जेल से, प्रेस मीडिया टॉक करते हैं, ना वो पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हैं बल्कि वो ये कहते हैं इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में। तो ये किस तरफ इशारा कर रहा है कि अब पार्टी के मामलात बागडोर उन्होंने संभालनी है? क्या आपकी सारी सूरत हाल में रीडिंग है? जी वो कह रहे हैं कि मैं अपने लीडर से मुलाकात करके तो उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। इस्लामाबाद के अंदर जो एक बड़ा मौत चल रहा है, जो मतलब लंगर का जिसे कहते हैं, वो यही चल रही है कि जी कल वो जाएंगे, आज वो उनकी मुलाकात होगी, मुलाकात के बाद वो यही एक्सप्लेन करेंगे जो ज्यादातर लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जी मैंने मुलाकात के बाद फैसला किया और 30 दिन वहां में जब मैं कैद तन्हाई में रहा वहां पे भी मुझे वक्त मिला, तो उसके बाद मैंने ये सोचा है कि तो मैं ये जो आजकल ज्यादातर ये लोग कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा। देखें ज्यादातर जो एक बात चल रही है मैं पिछले दिनों भी आपसे बात हुई, जो कुछ पीटीआई के वो लीडरान वो जिन्होंने पोजीशन छोड़ी हैं और लेकिन वो पार्टी की रुकनीयत उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ी, जिसमें असद उमर साहब हैं, जिसमें परवेज खटक साहब हैं और चंद एक और लोग हैं और बाकी भी, वो बुनियादी तौर पर वो कोशिश यही कर रहे हैं कि पार्टी इस वक्त जो एक बंद गली में चली गई है उसको वहां से निकाला जाए। वहां से कैसे निकलना है उसके ऊपर बातचीत हो रही है। आपने वो कौन सी जो है भले उसके लिए वक्ती तौर पर -1 पे ही ना जाना पड़े, ये भी सोच होगी। देखिए बातचीत तो हो रही है, लेकिन -1 का ना उसकी तारीफ मुख्तलिफ अंदाज से हर कोई कर रहा है। एक -1 ये होता है कि जी मैंने पार्टी छोड़ दी है बहसियत लीडर और मैं ये कहता हूँ कि जी अल्लाह हाफिज, मैं जा रहा हूँ और मैं मुल्क से कहीं बाहर चला जाता हूँ और कहीं जो है एग्जाइल में चला जाता हूँ और पार्टी पीछे जो है वो किसी के हवाले करके। एक -1 ये होता है कि ठीक है मैं बैक सीट पे बैठ जाता हूँ, रहता मैं मुल्क के अंदर हूँ, सारी ड्राइव मैं ही करूंगा, मैं बहसियत लीडर मैं आपके सर के ऊपर हाथ रख देता हूँ कि जी ठीक है अब जो है मैं इधर ही हूँ और मैं अब चूंकि हालात वाकयात को सामने रखते हुए मैं जो सियासत से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स से किनारा कशी करूंगा, लेकिन ये है कि मैं एज ए गार्डियन, एज ए बड़ा रहनुमा, एज ए कायद मैं आपको डायरेक्शन दूंगा। लेकिन ये है कि पार्टी पॉलिटिक्स है, या पार्टी की अगर फर्ज को इलेक्शन लड़ती है, इलेक्शन के बाद जीतती है तो उसके नतीजे में जो वजारत आला होगी, वजारत उस्मा होगी, उसके ऊपर दूसरे लोग बैठेंगे, तो ये भी हो सकता है। लेकिन ये सारे ऑप्शन इस वक्त इनके ऊपर बातचीत हो रही है। जिस तरह मैंने अर्ज किया कि कल मैं सुन रहा था वो हाशिम डोगर साहब को, वो भी कह रहे थे कि अभी 2 महीने हम आराम से बैठेंगे, देखेंगे कि बिकॉज इट्स टू अर्ली, क्योंकि हर दिन सूरत हाल बदल रही है। थैंक यू सो मच काबुल। यस, थैंक यू सो मच। अच्छा, बात वाकई यही है कि अब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 10 दिन बाद क्या होगा, 15 दिन पे क्या होगा। आज से मई से पहले हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जो कुछ अभी हो रहा है, तो पूरी सूरत हाल बिल्कुल चेंज हो गई। अच्छा, एक सूरत हाल कांस्टेंट है, वो क्या? वो कराची, मेयर कराची, वो कराची की है, कराची वालों के हालात की है और मेयर कराची की है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आनी। और वो ये है कि अभी तक नहीं मालूम मेयर कराची किसने बनना है। 15 जून को जी
ये फैसला हो जाएगा। जमात इस्लामी दावा कर रही है हमारा मेयर बनेगा, यानी हाफिज नईमुर रहमान। पीपल्स पार्टी को पक्का यकीन है कि उनके नंबर्स भी ज्यादा हैं तो मेयर तो ज्यादा होगा। अच्छा, तो फैजुल्ला खान ने हमारे नुमाइंदे, उन्होंने हाफिज नईम साहब से गुफ्तगू की, आपको जरा दिखाते हैं। के लिए जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं हाफिज नईमुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि 15 जून को जो मेयर का इलेक्शन होने जा रहा है उसके हवाले से इनकी क्या तैयारी है। हाफिज साहब, ये बताइए 15 जून को कोई सरप्राइज देने जा रहे हैं, क्योंकि पीटीआई के जो यूसी चेयरमैन उनकी तो गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, क्या आप लोगों ने लाया अमल बनाया? देखो, उसूलन तो सरप्राइज के बजाय एक वाज़ेह सी बात है कि जब नंबर्स हमारे ज़्यादा हैं तो कोई रुकावट होनी ही नहीं चाहिए और स्ट्रेट अवे मेयर बन जाना चाहिए। लेकिन चूंकि सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी अपने पुराने तरीक़ेकार पर है, 4 लोग तो इस वक्त भी उन्होंने गिरफ्तार किए हुए हैं चेयरमैन, और अभी तक उनका हलफ नहीं हुआ है। हमारा राब्ता सब लोगों से है और इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी का मेयर बनेगा। हमने वोट सबसे ज़्यादा लिए हैं और सीटें भी सबसे ज़्यादा ली हैं। तो किस हैसियत में वो कहते हैं कि हमारे मैंडेट को तस्लीम करो? तो मैंडेट अगर होता तो हम ऐसे लोग नहीं हैं, हम तस्लीम भी करते और साथ भी चलते। लेकिन जब उनका मैंडेट नहीं है तो वो हमारे मैंडेट को तस्लीम करें, कब्जा करके मत कहें कि एक छोटी सी जगह पे कनात कर लो। आप अगर मेयर बनते हैं और इख्तियारात नहीं होते हैं, फंड्स के हुसूल में और दीगर रुकावटें होती हैं, तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे? बस देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, इलेक्शन तो नहीं हो रहा था, लोग कहते थे इलेक्शन कैसे होंगे, हो गए ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आदमी अगर कंसिस्टेंट हो, फोकस्ड हो, अवाम के साथ खड़ा हो तो अल्लाह ताला रास्ते बनाता है। बहुत सारे कवानीन ऐसे हैं कि जो अभी प्रोसेस में भी है ना, आइन की आर्टिकल 140A के मुताबिक तो कंप्लाइंस करना पड़ेगा ना इनको, और जब वो करेंगे तो खुद ब खुद चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। नहीं करेंगे तो अदालत का रास्ता भी है, सड़कों का रास्ता भी है। काम देखें, इख्तियार से ज़्यादा काम करेंगे, बाकी इख्तियार छीन लेंगे। हमारे साथ मौजूद थे हाफिज नईमुर रहमान, जिनका ये कहना है कि 15 जून के लिए तैयारी मुकम्मल है। मेयर अगर वो मुंतखब होते हैं अपने इख्तियार से बढ़कर शहर के लिए अपना हक छीन कर लेंगे और शहर को तरक्की के रास्ते पे गामजन करेंगे। जी अच्छा, वैसे एक चीज़ ये है कि अब असल में कल काशिफ अब्बासी साहब से गुफ्तगू करते हुए वो काफ़ी एक तरह से वो कहते हैं ना कि झंझलाए हुए एक तरह से नजर आए। वो कहते हैं हम एक्सपोज करेंगे, बताएंगे कि ये कैसे हैं। पहले आपको याद है कि ही यूज्ड टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि हम छीन के लेंगे हक, हम इख्तियारात भी नहीं मिलेंगे तब भी कर लेंगे। लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा उसके अंदर एक फैक्टर ये वाला गालिब आ रहा है। लेकिन तो देखना ये है जी कि किस तरीके से, क्योंकि इन्होंने तो कह दिया है, जमात इस्लामी और पीटीआई ने कह दिया है जनाब कि हम तो साथ साथ हैं, और कोई एक जमात अभी भी बावजूद इसके कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नंबर ज्यादा हैं, इस पोजीशन में नहीं है कि वो तन्हा अपना मेयर। अगर कन्वेंशनल विजडम की बात की जाए तो उससे तो बाज़ाहिर ये लगता था, क्योंकि जमात इस्लामी और अगर पीटीआई मिल जाते हैं तो उस सूरत हाल में आपको पता है कि सूरत हाल क्या बनती है, उसमें फिर पलड़ा भारी होता है जमात इस्लामी का। हाँ। लेकिन यहाँ पर सियासत के गेम अलग हैं। और अच्छा, ये एक पॉइंट ये भी था, बहुत सारे लोगों ने कराची और ज़ाहिर जो रिक्वायरमेंट्स है, जो जॉब है, उन्होंने कहा ये अगर जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी मिल जाते हैं तो दिस विल बी गुड फॉर द सिटी, बिकॉज जो सूबे में गवर्नमेंट इनकी है। वैसे ये लेकिन बात है, हाँ, बट ये कुछ लोगों की दिस इज द रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी यही है। बट दिस इज वियर्ड, जिसको इख्तियार मिलना चाहिए, जिस पे लोग भरोसा करें, क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये जमहूरियत की नर्सरियां करार दिया जाता है। जरा खबर शेयर कर लेते हैं जनाब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 15 जून को मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन समेत तमाम काउंसिल्स के इंतखाबात के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया है। लिखा है कि सिंध भर के तमाम मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को वोट देने का हक दिया जाए। 15 जून को तमाम गिरफ्तार मुंतखब नुमाइंदों की हेड ऑफ काउंसिल्स के इंतखाबात में हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। असगर उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। बताइएगा जी असगर साहब। जी, ये इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत लिखा है कि उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज और मुख्तलिफ इंफरादी तौर पर उम्मीदवारों ने बताया है कि उनके पेश होने में खदशात हैं और उन्हें गिरफ्तारी का अंदेशा है और कुछ को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को लिखा है कि 15 जून को जब इलेक्शन होंगे, अपने ये हाउस जो पूरे सिंध में मुकम्मल हो गए, उनके सरबराहों के जिसमें मेयर, डिप्टी मेयर और चेयरमैन के इंतखाबात होने हैं, उसमें तमाम उम्मीदवारों और ये कैंडिडेट ये जो वोट देने का हक रखते हैं, क्योंकि उस हाउस के मेंबर हैं, तो इनकी पेशी यकीनी बनाई जाए ताकि वो अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकें और अपने कौंसिल के जो उम्मीदवार रहनुमा है उन्हें मुंतखब कर सके सरबराहों के लिए। इसलिए और आज कराची में आज ऐवान मुकम्मल होगा, मखसूस नशस्तों के जो है वो आज तकरीब हलफ बर्दारी भी होगी जो 3 बजे कमिश्नर कराची लेंगे। इसलिए ये कहा गया कि यकीनी शफाफ, साफ और ईमानदार इलेक्शन के
तकाजे पूरे करते हुए इंतजामिया इस बात को यकीनी बनाए कि तमाम वोटर इस सिलसिले में अपना हक रायदही इस्तेमाल कर सकें और इस सिलसिले में कोई रुकावट ना हो और इलेक्शन कमीशन के जो भी फराइज हैं वो पूरे किए जा सके। इस सिलसिले में इंतजामिया उनके साथ ताउन करे। थैंक यू सो मच। असगर उमर हमें इस हुक्मनामे के हवाले से बता रहे थे। साथ में इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हुक्म की मुकम्मल पासदारी की जाए। सो लेट्स सी। इसमें एक और चक्कर भी है ना कि चलें जो गिरफ्तार हैं वो तो पेश कर देंगे, जो रुपोश हैं वो पेश तो हो जाएंगे, वो यकीनी हो जाएगा, उसके बाद के फिर कहाँ जाएंगे पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। अभी तो भाई आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, ब्रेक लेना है। हम ब्रेक लेकर आ रहे हैं। जनाब वेलकम बैक वंस अगेन। और आपको पता है अब से आज 7 तारीख है, 8 तारीख के बाद 9 तारीख को जी बजट आ रहा है। और सब परेशान हैं कि बजट कैसा होगा, कितने टैक्सेस लगेंगे, क्या होगा। ये वही सिचुएशन हो गई। प्लीज 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 लेट मी टेल पीपल, ये वही सिचुएशन हो गई कि जैसे मैं बजट बनाने जा रहा हूँ और मेरी तनख्वाह ना आए, है ना, और तनख्वाह देने वाले शराइत रखें। तनख्वाह गई आपकी? नहीं, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, वो तो चेक करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन बात ये है कि ये सूरत हाल और आपके पास जो बची कुछ थोड़ी बहुत सेविंग्स हैं वो भी खत्म। अब आप सोच रहे हैं उससे महीना कैसे निकालें। अच्छा, पहले हम बात किया करते थे, अजराए मजाक होता था कि कोई भी चीज होती थी हम कहते थे कि कश्मीर की आजादी तक उधार बंद है। हाँ। अब तो मुझे लगता है कि ये साथ IMF से मुआहदे तक उधार बंद है। वाह वाह वाह, अशफाक ने क्या नया मुहावरा, यही हो रहा है ना, नया स्लोगन निकाला। मतलब एक के बाद एक शर्त आपने पाकिस्तान को समझ क्या रखा है भाई। वैसे ये बातें आप घाना को दे रहे हैं, हाँ। आप श्रीलंका को पैसे दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं यार, बांग्लादेश को बांग्लादेश को दे रहे हैं जो खुद उनकी इकोनॉमी इतनी स्टेबल है। लेकिन आप पाकिस्तान का सोच ही नहीं रहे। फिर आप कह रहे हैं जी अपने हालात सुधारें। तो अगर हमारे हालात सुधर जाएंगे तो हमें पैसे की जरूरत क्या होगी? हम फिर आपके पास क्यों आएंगे, हम आ इसलिए रहे। अच्छा जी, तो ये सियासी बहरान के साथ साथ अशफाक ने पूरी मंजरकशी कर दी कि माशी बहरान क्या है, जिससे निपटना हुकूमत के लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया है। IMF के साथ मौजूदा कर्ज प्रोग्राम ताहाल बहाल ना हो सका। और जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि 30 जून को ये मुआहदा जब 9th रिव्यू जो है जी ये एक्सपायर होने जा रहा है। और एक बार फिर डिफॉल्ट के खतरात मंडलाने लगे। नए बजट पर इख्तिलाफ राय की वजह से स्टाफ लेवल मुआहदा फिर खटाई में पड़ गया है। और 14 जून तक होने वाले एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में जो शेड्यूल दिया गया है, जो अब जो इजलास हो रहा है IMF का, उसमें पाकिस्तान का मामला शामिल ही नहीं है। तो अंदाजा करें, उससे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने MD से बात कर ली IMF की, और वजीर आजम कल भी ये कह रहे थे कि वो पुरुम्मीद हैं। लेकिन यहाँ तो नहीं लग रहा। वो आम वाली बात ठीक थी या ऐसे मीम्स थे वो? अच्छा, आम का तोहफा वो लेके गए थे, हाथ में नहीं लेके गए। हाँ, वो तो मीम्स थी ना अशफाक। आप रियलिटी और फेक पिक्चर में थोड़ी सा डिफरेंशिएट कर लेना। माय अपॉलॉजीज। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे बड़ा जान लेते हैं कि हो क्या रहा है। खुर्रम भाई, आपसे हम बात करते हैं और अक्सर जो है ये दर्द सर बन गया है, लेकिन ये जो मुतालबा है ये वही है जिस पर आप और मैं या सदफ और हम कई दफा बात करते रहे हैं। वो जो बात उन्होंने की है डू मोर, जिसको कहा जा रहा है कि एक तो ये है कि अपने अखराजात पर बड़ा कट लगाना होगा, और दूसरा आमदन और महसूलात बढ़ाने होंगे, सब्सिडी महदूद करनी होगी। अच्छा, ये जो हम अखराजात पर कट की बात करते हैं तो आई एम श्योर कि इस पर आप अग्री करेंगे कि ये तो वाकईतन इनको करना चाहिए, क्योंकि ये टैक्स लगाना चाहते हैं, महसूलात बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनको मैनेज किस तरह से करना है और अपने एक्सपेंडिचर जो है उनको कैसे कम करना है, इस पर कोई गौर नहीं करता। तो यह जाहिर है कि ये आलमी मालियाती इदारे के लिए भी कंसर्निंग होगा। जी जी बिल्कुल होगा। और इसमें देखें, पहले तो गुड मॉर्निंग टू देखें, इसमें बिल्कुल कंसर्न होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि देखें हम ये बात करते आए हैं कि एक्सपेंडिचर जो है ना वही प्रॉब्लम है। टैक्सेस से मसला नहीं है, हर आदमी टैक्स दे रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स, जी इनडायरेक्ट टैक्स हर आदमी दे रहा है। मिसाल के तौर पे अगर एक आदमी पानी की बोतल लेने जाता है तो उस पर टैक्स देता है। अगर आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो आप 30% उस पर टैक्स दे रहे हैं। कभी सेल्स टैक्स है, कभी इनकम टैक्स है, कभी एक्स्ट्रा टैक्स है, कभी टीवी टैक्स है, कभी केबल टैक्स है। फिर इंटरनेट पे आप बहुत टैक्सेस दे रहे हैं, आप अपने फोन पे टैक्सेस दे रहे हैं, आप अपने फोन की सर्विसेज पे टैक्सेस दे रहे हैं 34%। तो टैक्सेस तो हर आदमी इनडायरेक्ट दे रहा है। अब और बर्डन तो टैक्स का नहीं डाल सकता बताने भी। हत्ता कि यहाँ तक आ चुकी है बात कि जो पिछले साल ये कहा गया था कि कॉर्पोरेट पे सुपर टैक्स जो होगा वन टाइम 10%, वो भी कंटिन्यू होगा, वो भी उसको भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये देखिए कमिटमेंट नहीं है ना आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि सही जगह टैक्सेस लगाएं, जिसमें 3-4 एरियाज हम पॉइंट आउट करते आए हैं। मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं है। एग्रीकल्चर 20% इकोनॉमी का और 1% टैक्स देता है।
इसी तरह रिटेल सेक्टर 20% इकोनॉमी का 1% टैक्स देता है, यानी कि 40% इकोनॉमी का अगर 2% टैक्स देता है तो रिमेनिंग 60% इकोनॉमी का 98% टैक्स दे रहा है। तो भाई आप टैक्सेस को सही जगह लाएं, रियल स्टेट है, एग्रीकल्चर है, प्रॉपर्टी है, उसके अलावा आपके पास जो है वो और बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे आप टैक्स लगा सकते हैं। रिटेल सेक्टर जैसे मैंने कहा, तो टैक्सेस अपनी जगह हैं। मसला एक्सपेंडिचर का है। अगर आप एक साल में 500 अरब रुपए से लेकर 1 खरब रुपया अगर पब्लिक सेक्टर एंटिटीज पे लगा सकते हैं और उन पे आप झोंक सकते हैं, क्योंकि वो ऑफकोर्स आपको पता है वोट बैंक है वहां पे, और PIA हो या वापडा हो या रेलवेज हो, तो इनको आप खसारे से निकालें या खसारे को एटलीस्ट कम करें, जहाँ पे आपके खर्चे कम होंगे। उसके साथ आप देखें, आपका 1.3 ट्रिलियन 1300 अरब रुपए का पेंशन का खर्चा है साल का, उसको आप क्यों नहीं कॉन्ट्रीब्यूटरी बनाते हैं, जिसमें दोनों तरफ की कॉन्ट्रीब्यूशन हो और आहिस्ता आहिस्ता बर्डन कम हो। तीसरी चीज ये कि आप हायरिंग क्यों कर रहे हैं, अब हायरिंग खत्म करें, कम करें। गवर्नमेंट के 5 मिलियन से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, उनको क्यों नहीं जो है वो किसी तरह से कम किया जाता है या एफिशिएंसी लाई जाती है, उससे कितना बड़ा बर्डन है इकोनॉमी पे, इनएफिशिएंसी की मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसके अलावा आपके पास जो है टैक्सेस जैसे मैंने कहा सही तरह से उठाएं, और फिर आप सब्सिडीज क्यों नहीं कम करते हैं। इनडायरेक्ट सब्सिडीज की जगह डायरेक्ट सब्सिडीज दें। आम आदमी को अगर सब्सिडी चाहिए तो उसके अकाउंट खुलवाएं बैंक से, उसको उस पर ट्रांसफर करें। इंडिया ने ये किया, इंडिया ने 0 बैलेंस पे अकाउंट खोल दिए थे अपने ज्यादातर अवाम की। तो आज फायदा उनका ये कि वो डायरेक्ट सब्सिडी भी देते हैं और वो डिजिटाइजेशन भी हो गई और डॉक्यूमेंटेशन भी हो गई। तो देखिए बहुत सारे हल हमारे पास हैं। अगर हम इस बजट में ये कुछ कर सकें, इससे 2 फायदे होंगे। IMF भी ऑनबोर्ड आएगा, बजट के बाद आ सकता है कि यानी कि अगर आप इस तरह का बजट पेश करें खुर्रम, जो आप छोटी सारी फहरिस्त गिना रहे हैं, इनमें से अगर हम 80% भी कर लें तो IMF फिर मान जाएगा, फिर मुआहदा होने के चांसेस हैं। बिल्कुल। और एक और पॉइंट था एनर्जी का। एनर्जी में भी आप 500 अरब रुपया पूरे साल का जो है झोंक रहे हैं और 2.5 ट्रिलियन का सर्कुलर डेट है, उसमें 1.5 ट्रिलियन का आपका गैप है। तो इन चीजों को आप हल करेंगे तो बिल्कुल मानेगा ना, वो क्यों नहीं मानेगा। मतलब आपके बहुत कंडीशन यही लगाता है, अगर एक्सपेंडिचर कम करें तो आप कम करें। और मैं ये कहूंगा कि यहाँ टैक्स का प्रॉब्लम नहीं है हमारे, हम टैक्स कर करके इकोनॉमी को खत्म कर रहे हैं, चोक कर रहे हैं इकोनॉमी को, और हम डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। अगर हम टैक्स कर करेंगे, खर्चे ही कम करने हैं, गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करे। PHD की मैं बात करता हूँ, डेवलपमेंट प्रोग्राम की अगर बात कर लें, वो एक इतना बड़ा जो है वो खड्डा है कि जहाँ पे 10,000 अरब के प्रोजेक्ट ऑलरेडी इनकम्प्लीट हैं। तो वो तो सिर्फ आप या तो इलेक्टेबल्स को जो है वो इंकरेज करने के लिए PHD देते हैं डेवलपमेंट प्रोग्राम की, इतनी डेवलपमेंट आ रही है 900 अरब की, 1000 अरब की, वहाँ तो आप कुछ करते तो नहीं है। तो क्यों आप उसको इतना वहाँ पे खर्चा करते हैं जहाँ पे प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं होते, इकोनॉमी को भी फायदा नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में ये सब चीजें आप करें तो क्यों नहीं IMF ऑनबोर्ड आएगा। मतलब IMF कोई ऐसा तो नहीं कर सकते ना दुनिया में कि जी आप डिफॉल्ट कर जाए, क्योंकि IMF का कर्जा आप चौथे बड़े IMF की जो है ना वो क्लाइंट है, तो आपको मना तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको ये कहेगा कि चीजें तो सीधी करें आप, और इस पर सीधी करवाएगा आपको, जैसे वो श्रीलंका से करवा रहे हैं। हर क्वार्टर में उसके टारगेट्स हैं, हर लेकिन अगर हम IMF की डिमांड से क्लोज बजट पेश करते हैं, बजट बनाते हैं, तो फिर अवाम के लिए क्या उसमें रिलीफ होगा? और अवाम को भी तो मुतमईन करना है। जो ये मुश्किल फैसलों की बात होती है, रिलीफ की बात होती है, तो इस हुकूमत ने एक जिम्मा ये भी तो लिया हुआ है। तो आप कहाँ देखते हैं फिर सारी सिचुएशन को? बिल्कुल आप एक्सपेक्ट ना करें, अगर IMF के हिसाब से बजट बनेगा बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें अवाम के लिए रिलीफ। और ये रिलीफ अगर ऐसा होगा, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जी आप सब्सिडी दे देंगे और आप खुल के कहेंगे जी सब चीजें मुफ्त हैं, और जहाँ पे बेनिफिट देना चाहिए, जैसे सैलरी क्लास का बेनिफिट खत्म किया या म्यूचुअल फंड का बेनिफिट खत्म किया, कैपिटल मार्केट्स का बेनिफिट खत्म किया, तो ये बेनिफिट खत्म ना करें। ये तो बेचारे सैलरी क्लास खासतौर पे अगर कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, उनको फायदा मिलता है, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते थे, IPO में इन्वेस्ट करते थे, ये सारे इस तरह के बेनिफिट जरूर देने चाहिए, जो कि लाजमी। और इंडिविजुअल्स के साथ साथ कॉर्पोरेट्स को भी दें आप। इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड है आपके जो है देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट के तो आप बेनिफिट दें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टैक्सेस सही जगह लगाएंगे ना तो यहाँ क्या बेनिफिट दे सकते हैं। अच्छा, एक और चीज भी लगाएंगे तो बेनिफिट। खुर्रम साहब, एक और चीज भी है कि एक तो ये है कि जरा इस पे, क्योंकि शायद खाकान साहब ने इससे मुतालिक बात की थी जब मैंने उनसे सवाल पूछा था, मसला आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ एक तो इकोनॉमी और डायरेक्ट रिलीफ या सब्सिडी का भी है, और दूसरा प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज्म न होने की वजह से भी जो इफेक्ट है वो ट्रिपल हो जाता है किसी भी महंगाई की सूरत में। यानी कि कोई 1% अगर चीज़ महंगी होती है तो वहाँ पर वो उसको 10% महंगी कर दें, कोई पूछने वाला नहीं है। एक तो ये फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से लोग मजीद सफ़र करते हैं। देखिए, प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म ऐसे होने चाहिए जिस पर आप मार्केट को कंट्रोल ना करें, बल्कि जो ऑर्डर्स हैं
कि जो ऐसे मिसक्रिएंट्स हैं बीच में जो कि फायदा उठा लेते हैं, प्रॉफिटियरिंग करते हैं, उनको आप पकड़ें जरूर, या होर्डिंग की बात मैं करता हूँ, होर्डिंग जरूर पकड़ें आप, ऑटोमेटिकली प्राइसेस जो है वो बेहतर हो जाती है। प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकते मार्केट में, डिमांड सप्लाई की बेसिस पर आप इंश्योर करें कि डिमांड सप्लाई अपनी जगह पर हो। अगर कोई होर्डिंग करता है उसको पकड़ें, लेकिन ज्यादा बड़ा मसला इस वक्त यह है कि आपके करेंसी की सर्कुलेशन अच्छी खासी हुई है, और वो क्यों हुई है? गवर्नमेंट की बोरोइंग की वजह से नोट छपे हैं। जब नोट छपते हैं ना तो लोगों के हाथों में ज्यादा करेंसी जाती है, ज्यादा करेंसी जाती है तो महंगाई में इजाफा होता है। तो गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज को देखना है, स्टेट बैंक को अपनी पॉलिसीज को देखना है, तो पिछले 10 साल 15 साल में क्या पॉलिसीज अपनाई है, जिसके इम्पैक्ट क्या है और अब वो नहीं करने चाहिए, जिसकी वजह से महंगाई ज्यादा होती है। और फिर ऑफकोर्स इंटरनेशनल फैक्टर्स भी हैं, फिर आपको रुपी डिवैल्यू होता है, रुपी में स्टेबिलिटी नहीं आती क्योंकि आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, फिर साथ साथ आपके फ्लड्स आ जाते हैं। अच्छा। आपका जो पूरा सप्लाई चेन है एग्रीकल्चर का वो ठीक नहीं है, आप एग्रीकल्चर की यील्ड नहीं बढ़ाते, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाते, कितनी सारी चीजें जो आप कर सकते हैं, इसकी वजह से ये सारे इफेक्ट जो है ना नॉर्मलाइज हो सकते हैं, आम आदमी को फायदा हो सकता है। पर उसको साथ में प्लान नहीं करना, रिफॉर्म्स नहीं करने, स्ट्रेटजी नहीं करनी, तो ये हाल जो है फिर ऐसे ही रहेगा। देखते हैं जी क्या होता है। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ थे। अच्छा जी, अब एक और फैसला हुआ है भाई, क्या कि जनाब ये जो मार्केटें हैं और बाजार 8 बजे बंद किया जाए। अच्छा, वैसे समहाउ पिछली बार पे अमल हुआ था, नहीं हुआ था। अच्छा, मैं इस चीज पे वैसे अग्री करता हूँ कि अगर आप दिन की रोशनी से फायदा उठाएं, लेकिन सदफ आपने एक चीज ये भी देखी है कि हमारे यहाँ बिजली का बहरान किस कदर है, लोग परेशान हैं, लोड शेडिंग्स आजकल शुरू हो गई हैं। हमारी तरफ तो बिजली जा रही है, आपकी तरफ जाती है वैसे? कभी कभी जाती है। अब ये है कि सिलसिला जैसे जैसे गर्मी होगी शुरू होगा। अच्छा जी। अब उसमें यह है कि इधर उधर ये जो लाइटिंग एक्स्ट्रा होती है ना, वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब ये है कि 8 बजे ये दुकानें बंद करने का फैसला है, आई थिंक इट्स टू अर्ली। लेकिन हुकूमत अगर समझती है कि बाजार जल्दी खुलवा सकती है, इंस्टेड ऑफ के 12-1 बजे जाके दुकानें खुलें, अगर 9-10 बजे खुलें और लोग जाना शुरू हो जाएं तो फिर, क्योंकि जाहिर है अब अगर सुबह सवेरे 12 बजे तक मार्केट से नहीं खुलेंगी, 11 बजे तक मार्केट से नहीं खुलेंगी, जो ऑफिस गोइंग पीपल हैं वो उनकी वापसी 5 बजे 6 बजे 7 बजे, तो कैसे चीजें लेंगे? वो जाहिर है रोजमर्रा की अशिया जो है वो कैसे करेंगे, तो एक बड़ा एक क्योस हो जाएगा। आपको बताएं जी कि हुकूमत ने अब ये फरमान जारी कर दिया है और कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने मुल्क भर में दुकानें रात और बाजार जो है रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया है। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ, तमाम कमर्शियल एरियाज को जल्द बंद करने का फैसला हुआ है। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि तवानाई बचाने के लिए रात 8 बजे दुकानें बंद करने का फैसला किया गया। एनर्जी क्राइसिस से बचने के लिए ग्रीन एनर्जी और LG बल्ब के इस्तेमाल को फरोग दिया जाएगा। जी, तो ये सारा सूरत हाल है। ये सूरत हाल, अब देखते हैं इस पर कैसे अमल दरामद होगा। कोविड में तो मसाइल जरा डिफरेंट थे, लोगों लेकिन तब भी अमल नहीं हुआ था, कुछ हद तक हो गया था, बिकॉज फाइन हो रहे थे, चार्जेस उनके ऊपर जो है ना लग रहे थे। इलाका SHOs बादशाह थे। हाँ जी, तो इस वक्त तो देखें क्या होता है जी। और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। सदफ, आप कैसी हैं? ठीक मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपके सर में दर्द था, ठीक हो गया? आपने चाय पी, नाश्ता किया? डू यू नीड एनीथिंग? नहीं फिलहाल। कैन आई हेल्प यू इन एनीथिंग? यस ओके। देखिए, ये वो गुफ्तगू है जो आप अपनी कोलीग के साथ भी कर सकते हैं, बावजूद आपको उनसे शदीद नफरत हो। हाँ। मैं अशफाक की बात नहीं कर रही, मैं अशफाक की बात नहीं कर रही, मगर होता है हमारे कोलीग्स में ऐसा होता है, जो नहीं आए उनको निशाना बना। नहीं, अच्छा, मतलब ये हर जगह होता है। लेकिन आप सोचते हैं जी कि अब वर्किंग रिलेशनशिप कायम रखना है तो आप जरा अच्छी तरह हंस बोल लें। हाँ। दिलों से नफरतें कुदूरतें निकाल लें। हाँ। और आज एटलीस्ट प्रिटेंड कर ले। देखिए, आप एक फैमिली की तरह काम कर रहे होते हैं, तो फिर आप उसमें नोकझोंक होती है, उसको दिल में ना रखें। हाँ। मूव ऑन करें। हाँ जी, तो आज वर्ल्ड केयरिंग डे यानी एक दूसरे का ख्याल रखने का दिन मनाया जा रहा है, देखभाल करने का दिन मनाया जा रहा है। तो आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। कैसे हैं आप? You're looking tired, चले आप थोड़ा रेस्ट कर लें। ये वो जुमले हैं, ये वो बातें हैं जो किसी को आप कह के उनके दिन को अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इसमें काइंडनेस जो होती है ना, या किसी से आप अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं, अपने अतराफ के लोगों से, अपने आसपास लोगों से, उस पर कुछ खर्चा नहीं होता। कोई अगर परेशान है और अपनी कोई रुदात सुनाना चाहता है तो बगैर कमेंट किए, बगैर तबसरा किए सुन लिया करें। अच्छा, समटाइम्स सुनना ही बहुत कुछ होता है। अच्छा, सारे मोटिवेशनल स्पीकिंग हमने कर लेनी है। हाँ। ये नहीं होता। हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद हैं जिनकी फॉलोइंग है, बड़े जाने माने और पहचाने हुए इंसान हैं। कासिम अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और ये जरा फरमाइएगा कि ये जाहिर है कि ये एक बेसिक सी चीज़ है, हमारा मजहब भी इस चीज़ का दर्स देता है कि हमें किस तरीके से रहमी से काम करना चाहिए, सारी चीज़ें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। आज का दिन
इसकी कितनी अहमियत है, ये किस तरह से हमारे मामलात पर एक बेहतर इम्पैक्ट डाल सकता है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहली तो गुजारिश कर दूं कि हम जितने भी दिन मनाते हैं उसका मतलब ये हरगिज नहीं होता कि सिर्फ उस दिन ही केयर करनी है। हाँ जी, उस दिन ही माँ का एहतराम करना है, उस दिन ही सेहत का ख्याल रखना है। ये दिन दरअसल याद दहानी के लिए होते हैं कि हमें याद रहे कि ये वैल्यू, ये काम बड़ा अहम काम है और इसे हमें अपनी जिंदगी में शामिल करना है। मेरे मुताबिक केयर करना, किसी का एहसास करना, ये एक लर्न बिहेवियर भी है, इसे सीख के भी किया जा सकता है। कईयों में ये वैल्यू बड़ी मजबूत होती है उनकी ग्रूमिंग की वजह से, उनकी तरबियत की वजह से, उनके बचपन के हालात वाक़ियात की वजह से। और कुछ लोग गिफ्टेड होते हैं, वो सरापा केयर होते हैं, उसमें कोई ताल्लुक नहीं है वो मर्द है या औरत है, लेकिन उनमें ममता का एहसास पाया जाता है। जो केयर है उनकी, वो मेल होने के बावजूद आपको आपके कई ऐसे फेलोज मिलेंगे, कई ऐसे गिफ्टेड लोग, टीचर्स मिलेंगे, बड़े भाई, दोस्त, अहबाब मिलेंगे जिनमें इंतहा की केयर होती है। अब होता यह है कि केयर एक ऐसा जज्बा है जो कनेक्शन को मजबूत करता है। हम इंसान हैं, इंसान को इंसानों की जरूरत है। ये बात अगर समझ आ जाए, ये जिंदगी का बहुत बड़ा सबक है कि अकेले आप नहीं जी सकते। आपको दूसरों की इमदाद चाहिए, मदद चाहिए, हेल्प चाहिए। आपको अगर अपनी हैप्पीनेस को मल्टीप्लाई करना लोग चाहिए, अपने गमों को कम करना लोग चाहिए, आपको आगे बढ़ना लोग चाहिए, टीम बनानी है फिर लोग चाहिए, गोल्स को अचीव करना लोग चाहिए, गाइडेंस चाहिए। ये सब चीजों के लिए ये जो सारे आपको इर्द गिर्द एक मेला चाहिए, या कम से कम ये कह लें रेलिवेंट लोग चाहिए, इनको भी आप केयर के बगैर आप नहीं जोड़ सकते। अब प्रॉब्लम ये है जो इसके केयर के बिल्कुल वर्सेस एक सोसाइटी में चल रहा है, ये जरूरत के साथ रिलेशन है, मटेरियलिस्टिक रिलेशन है। मटेरियलिस्टिक जहां जरूरत पूरी होती है रिलेशन खत्म हो जाता है, लेकिन केयर के रिश्ते वो तादेर चलते हैं, मजबूत होते हैं, ट्रस्ट वर्दी होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके दिल की दुनिया को जिंदा रखते हैं। इंसान, क्योंकि इंसान सिर्फ बॉडी नहीं है, बिल्कुल इंसान का माइंड भी है, रूह भी है, दिल भी है। दिल की दुनिया जो है वो वीरान नहीं होनी चाहिए, वो इतना सख्त नहीं होना चाहिए कि अच्छा कासिम साहब, एक सवाल, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की, लेकिन हम जब छोटे थे, बचपन में, जब ये इंटरनेट नहीं था, हर किसी के पास हाथों में मोबाइल फोन और गैजेट्स नहीं थे, तो हम अपने बड़ों से सीखते थे और हमने वो चीजें सीखी। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो इतनी ज्यादा इन्वॉल्व है अपनी किसी गेम्स में, कहीं पे चैट में, कोई रिसर्च कर रही है, सो उनके पास टाइम ही नहीं है इन बातों को सीखने का। तो ख्याल रखना तो बहुत दूर की बात है, और फिर टॉलरेंस लेवल जो है वो लोगों का विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद टेक्नोलॉजी वो कम होता जा रहा है। आप एक ट्वीट करें, ऐसे रिस्पॉन्स आता है, ऐसे लोग आपको जवाब देंगे जिनको आप जानते भी नहीं। तो इन रवैयों में क्या तब्दीली लाई जा सकती है? देखिए, मेरा ख्याल है कि इंसान के पास जो ये माइंड है, माइंड, ब्रेन का फंक्शन जो माइंड है, इस माइंड का एक कमाल का एक कह लीजिए सलाहियत है इस माइंड में। ये जब भी किसी चीज को तरजीह में रख लेता है, प्रायोरिटी बना लेता है, तो फिर कर भी जाता है। अगर रिलेशंस आपकी तरजीह में है, केयर करना आपकी तरजीह में है, तो ये गैजेट सब चीजें ये आपने इस्तेमाल करनी। आप सबसे पहले तो एक अपने आप अपनी जिंदगी को देख के अंदाजा लगाते हैं कहीं ये गैजेट्स मुझे यूज तो नहीं कर रहे। आपने इनको इस्तेमाल करना है जिंदगी को आसान बनाने के लिए। इनका आदी नहीं होना आपने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये गैजेट्स आपको लिए चले जा रहे हैं, आपको खबर ही नहीं होती। तो इस गैजेट्स के, मशीन के दौर में, आईटी के दौर में आपको पहचानना है मेरे रिश्ते हैं, लोगों को मेरी जरूरत है, मेरे चंद जुमले जो हैं वो असर करते हैं, उनको बड़ा बेहतर कर सके। प्रिसाइसली दैट मैटर्स द मोस्ट कि आप लोगों का ख्याल रखें, और काइंडनेस जो है उसके ऊपर कोई खर्चा नहीं होता, इट्स फॉर फ्री। बहुत शुक्रिया कासिम इलाहा साहब फॉर बीइंग विद अस। मुख्तसर टाइम में उन्होंने बड़े ब्रिलियंटली एक्सप्लेन किया सारा कुछ। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो ये मामलात जो है वो काफी इस वक्त अजीब होती जा रही है। अच्छा, कोविड केसेस फिर से आ रहे हैं सदर सामने। अब कौन सा वेरिएंट आ गया? मतलब 24 घंटे के दौरान 5 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कहाँ पर? अच्छा, ये रिपोर्ट हुए हैं पूरे पाकिस्तान में। अपनी चेयर थोड़ी आपसे डिस्टेंस, NCOC नाम की चीज है। अरे यहाँ पे रिपोर्ट नहीं हुए, वो इधर उधर रिपोर्ट हो रहे हैं। और मैं तो चाहूंगा कि इंक्यूबेशन पीरियड में फैला दो। क्या मतलब? एहतियात करनी चाहिए ना हर किसी को। मास्क हम नहीं पहनते, सैनिटाइजर वगैरह का सारा इस्तेमाल जो है वो मैं मास्क कभी भी पहनती हूँ। पहनती हैं? हाँ जी, मेरे बैग में मास्क रहता है। मेरे बैग में सैनिटाइजर है।
सैनिटाइजर तो मैं यूजुअली मेरी आदत है हाथ धोने अच्छा की ज्यादा। तो लेकिन ख्याल एहतियात बड़ी जरूरत है जी। बहुत से केसेस ऐसे जो चीजें जो हैं वो फैल रही होती हैं। तो बाकी ये है कि अब 10 बजे में हम आपकी सेहत से मुतालिक भी बात करेंगे और बाकी जो मसाइल हैं उनके हवाले से हम बात करेंगे और क्या क्या बात करेंगे। और हम बहुत कुछ है ऐसी स्टोरीज आपके सामने लेकर आएंगे जिससे आप इंस्पायर्ड हो सकते हैं। खासतौर पे हमारे खेलों की दुनिया में वो वाले स्पोर्ट्स या गेम्स जो इतने हाईलाइट नहीं हो पाते, जो ज़ाहिर मिसाल के तौर पे हम टेनिस की बात कर लें, हम फुटबॉल हमारे यहाँ कहाँ सिर्फ लियारी की हद तक हम ही देखते हैं, या फिर हम जब स्क्वाश की बात कर रहे होते हैं कितना बड़ा पाकिस्तान का नाम रहा है, हॉकी की बात करते हैं तो उनमें ऐसे कुछ हीरोज हैं जो पाकिस्तान का नाम ऊंचा कर रहे हैं, जैसे कि हम अक्सर आपको मिक्स मार्शल आर्ट्स के हीरोज से मिला रहे होते हैं। अच्छा, वैसे एक चीज बड़ी अच्छी चैंपियनशिप है कि बॉक्सिंग और एमएमए पाकिस्तान में काफी परवान चढ़ रहा है और हमारी कोशिश होती है इस बाखबर सवेरा के प्लेटफॉर्म से कि हम उसका जनाब इस हवाले से उसको हाईलाइट करें और ये मत भूलें कि ये जो गेम्स हैं इतने निगलेक्ट हो रहे हैं, कोई फैसिलिटीज नहीं है। बच्ची जो यहाँ पर आई थी जो स्विमिंग चैंपियनशिप जीत कर आई थी वो ये बता रही थी कि यहाँ तो स्विमिंग पूल वो है ही नहीं, जिस ओलंपिक लेवल का स्विमिंग पूल ही नहीं है। कराची की बात कर रही थी तो उसका साइज बड़ा होता है ज़ाहिर है। बिल्कुल, तो ये बहरहाल ये होना चाहिए। तो बाकी और भी काफी चीजें जिनको शामिल करेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। टेनिस की दुनिया में पाकिस्तानी टैलेंट की धूम, 13 साला हमजा अली की कामयाबियों के चर्चे। विंबलडन अंडर 14 क्वालिफाइंग के लिटिल चैंपियन आज बनेंगे बाखबर सवेरा के मेहमान। नौजवानों में रीढ़ की हड्डी में दर्द के केसेस में इजाफा, फिटनेस ट्रेनिंग के जरिए रीढ़ की हड्डी और मोहरों का दर्द से कैसे निजात पाएंगे, आज प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। और चांदी और नगीनों से सजी पायदारी में भी लाजवाब चिन्योट में आज भी हाथ से खूबसूरत काठी तैयार की जाती है जो मुल्क और बैरूने मुल्क फरोख्त होती है। और इस हवाले से हम तो बात करेंगे एक कुकिंग ऑयल की, शफक कुकिंग ऑयल की, जिसमें खाने की हैंडलिंग, प्रोसेसिंग और तकसीम के दौरान इसकी मेयार की जांच को यकीनी बनाया गया है। कहा यह जाता है, क्लेम किया जाता है कि ताकि लोगों को सेहतमंद खुराक की तरसील मुमकिन बनाई जा सके। अच्छा, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ कौन है? जी, हमारे साथ मौजूद हैं शफक कुकिंग ऑयल के हेड ऑफ मार्केटिंग साकिब मोहम्मद नईम साहब। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में 11 साल से जायद का तजर्बा रखते हैं। तो साकिब नईम साहब, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग टू यू। और बाखबर सवेरा में आज हम जानना चाहेंगे कि जरूरी तो है फूड सिक्योरिटी, लेकिन ये है क्या और इसको कैसे यकीनी बनाया जाता है? देखिए जी, जो फूड सिक्योरिटी है वो आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको लोग अक्सर जो हैं वो निगलेक्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्या नाम है, लोग बस एक हमारे मुल्क के अंदर जो है वो चीप फूड की तरफ ज़्यादा जा रहे होते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आपका पूरी सप्लाई चेन फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल टिल जो आपका कंज्यूमर तक आपका जो प्रोडक्ट जा रहा है या कोई भी फूड आइटम जा रहा है वो आपके डिफरेंट हैजर्ड्स या कंटेमिनेशन से जो है वो सेफ रहे। सो इससे क्या होता है कि आपकी जो कंज्यूमर की हेल्थ एंड सेफ्टी है वो इंश्योर हो रही होती है, एंड जो फूड बॉर्न डिजीज हैं उससे जो है वो लोग जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी के, जिसके अंदर हमने इंश्योर करना होता है कि जो भी कंज्यूमर या इंसान अपनी खाना जो भी खा रहा है वो सेफ एंड सिक्योर हो उसकी हेल्थ के लिए। अच्छा, एक और चीज़ है साकिब साहब, जाहिर है कि आप एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये कितना चैलेंजिंग है आपके लिए, क्योंकि जाहिर है कि आवाम इस हवाले से काफ़ी कंसर्न होते हैं कि ऑयल कौन सा इस्तेमाल करें। आजकल अवेयरनेस भी जाहिर है काफ़ी ज़्यादा आ गई है, हम लोगों को बता भी रहे होते हैं कि मार्केट में जो तेल है वो बरस इस्तेमाल होता रहता है, तो वो कितना नुकसानदेह है, कैसिनोजेंस उसमें होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। आप ये जो प्रोडक्ट है आपका, ये शफक कुकिंग ऑयल, ये किस तरह से मुख्तलिफ है, किन किन चीज़ों को इंश्योर किया जाता है इसके अंदर के ताकि लोगों की सेहत कॉम्प्रोमाइज़ ना हो? बिल्कुल, देखिए जी, जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है ना वो आपके स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती हैं जो कि आपको इंटरनेशनल बॉडीज़ जो हैं वो प्रोवाइड कर रही होती हैं। फॉर इंस्टेंस ISO की सर्टिफिकेशन होती है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, देन हैसप है,
एंड लास्टली एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कोडेक्स स्टैंडर्ड हैं जो कि आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि क्या स्टैंडर्ड आपकी प्रोडक्ट जो है उसके होने चाहिए जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब आपको पता है कि जैसे आपने बात की कि मार्केट के अंदर रीयूज़ हो रहे होते हैं, ऑयल हो रहे होते हैं और डिफरेंट प्राइसेस के अंदर आपको ब्रांड्स मिल रहे होते हैं। द थिंग इज लोग समझते हैं कि शायद वो सस्ता ऑयल लेंगे तो वो कुछ पैसे बचा देंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे वो अपने डिफरेंट फूड बॉर्न डिजीजेस लाइक हार्ट के हो जाते हैं, खुदा खास्ता कैंसर हो जाता है, या आपके पेट के बहुत सारी बीमारियां हैं जो आपको हो जाती हैं, तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं और उसके मेडिकल एक्सपेंस के अंदर जो है वो आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। बिल्कुल शफक डेट के ये बिल्कुल ऐसे ही है। और जो आपके बेसिकली जो शफक है वाई इट्स यूनिक बिकॉज हमने अपनी प्रोक्योरमेंट से लेकर जो हम अपनी प्रोडक्ट को शेल्फ तक पहुंचाने तक हम स्ट्रिक्ट अपनी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइन है वो अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस से लेकर उसकी सप्लाई चेन तक जो है वो हम उसको इंश्योर कर रहे होते हैं और उसको हम मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को ला रहे होते हैं। हमारा ये मैं आपको बताते हुए मैं आपको बहुत खुशी से महसूस करूंगा कि जो हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो ऑटोमेटेड है, जहाँ पे मिनिमलिस्टिक ह्यूमन जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट मौजूद है, जिसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ों से जो है जो कि ह्यूमन से ट्रांसफ़र होती हैं, फूड के अंदर बीमारियां ये चीज़ें उससे सेफ रहते हैं। ये बताइएगा, आपने खुद ही मेंशन किया कि लोग जो है बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स, महंगाई उसमें मेजर फैक्टर है, और चीप ऑप्शन की तरफ जाते हैं, वो ऐसे ऑयल खरीद लेते हैं या ऐसी जगह से खा लेते हैं जो उन्हें सस्ता पड़ता हो, क्योंकि वो कहते हैं जी महीने में हम कितनी बार ऑयल खरीदेंगे। लेकिन क्या महकमा फूड के साथ मिलके ये इंश्योर किया जा सकता है कि कहीं पे भी जो फूड आउटलेट्स हैं वहां पे ऐसे ऑयल्स की सप्लाई हो जो अप्रूव्ड हो हुकूमत की जानिब से, महकमा फूड की जानिब से, तो उसके लिए कुछ काम हो रहा है, कुछ किया जा सकता है ताकि इन चीजों को बेहतर किया जा सके? बिल्कुल, देखिए जो इसमें ना गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जहाँ पे उनको इस फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी पाकिस्तान के बारे में मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ लोग एजुकेटेड नहीं है अबाउट फूड सेफ्टी के उसके हैजर्ड्स क्या हैं। सो ये इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि उस चीज़ को जो है ना वो अपनी इंफॉर्मेशन को जो है वो लोगों तक पहुंचाए कि भाई ये आपकी फूड सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी फूड सप्लाई चेन के अंदर लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे वो आपके कोई होटल्स वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, या एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर भी हैं, दे शुड गेट एजुकेटेड कि कैसे ऑयल, कैसी चीजें, कैसा फूड आपके लिए। इस हवाले से वैसे अगर एजुकेट करते भी हैं, गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वैसे हर किसी को अपना इसमें रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन जैसे एक बात की जा रही है, दूसरा कंज्यूमर्स को आप लोग क्या ये गाइड कर रहे हैं क्योंकि अच्छे से अच्छा भी ऑयल हो? एक तो ये है कि एक बार के जायद बार बार उसका इस्तेमाल भी उसको जहर बना देता है। ठीक है, हमारे यहाँ घरों में ये कॉमनली ये एक प्रैक्टिस है कि एक दफ़ा उसको यूज़ कर लिया, ज़्यादा यूज़ कर लिया, कोई चीज़ फ्राई कर ली, उसके बाद कंटेनर में रख लिया, फिर उसको बार बार यूज़ किया। तो इस हवाले से उसके जो मुफीद असरात हैं वो सारे ज़ायल हो जाते हैं, बल्कि वो सेहत के लिए नुकसानदेह हो जाता है। इस हवाले से आप लोग कोई काम कर रहे हैं या कुछ बता रहे हैं लोगों को? क्योंकि फ़र्ज़ करें लोग आपका ऑयल यूज़ करें और फिर कहें कि जी हम तो बीमार हो रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि हम कर क्या रहे हैं उस ऑयल के साथ। बिल्कुल, देखिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमने यही इनिशिएटिव हमने शफा कुकिंग ऑयल ने बीइंग इन दिस इंडस्ट्री हमने ये इनिशिएटिव किया बिकॉज देखिए हमारे पाकिस्तान के अंदर कुकिंग ऑयल जो बेस है फूड का, अब जब वही चीज़ सही नहीं होगी तो आपके फूड के अंदर जो न्यूट्रिशन आपको पहुंचने हैं, जो आपको बेनिफिट मिलना है फूड से, वो आपको नहीं मिलेगा। सो हम आज इस 7 जून को जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है, उस तवज्जो से हमने ये एक इनिशिएटिव लिया है जिसके अंदर हम कंज्यूमर्स को और आम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि फूड सेफ फूड आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और उसके लिए आपके लिए सेफ ऑयल कितना इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एक स्टैटिस्टिक बता दूं कि दुनिया में 60 करोड़ लोग एनुअली फूड बॉर्न डिजीजेस के जो है वो उसकी वजह से जो है वो बीमार पड़ते हैं, एंड आउट ऑफ दैट 4,20,000 लोग जो हैं वो उनकी अमवात हो जाती है। सो दिस इज द ह्यूज नंबर
जो ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये दुनिया भर में खासतौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर ये इश्यूज हैं। सो दैट इज व्हाई वी हैव टेकन द इनिशिएटिव, और हम ये इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि हम अपने कंज्यूमर को, लोगों को एजुकेट कर सकें कि आपने सेफ फूड और सेफ ऑयल को इस्तेमाल करना है, एंड दैट इज अवर शफक कुकिंग ऑयल प्रॉमिस। थैंक यू सो मच। साकिब साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने गुफ्तगू की, और ज़ाहिर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और चीज़ों के बारे में। जब भी आप बाजार से, मार्केट से कोई चीज़ खरीदें, उसके ऊपर जो इंग्रेडिएंट्स मेंशन होते हैं, कहाँ से अप्रूव्ड है, एक्सपायरी डेट क्या है, ये ज़रूर देख लिया करें। बिल्कुल जी, दैट इज मैंडेटरी। अच्छा जी, अब जरा हम तस्करा कर लेते हैं हमारे यहाँ। जी जी, हीरोज का लिटिल हीरो है आज हमारे साथ। एक तो चॉकलेटी हीरो यहाँ पर आपके सामने, दूसरा टैलेंटेड हीरो। मैं कुछ कहना चाह रही थी, मैंने सोचा छोड़ने नहीं क्या बाद में ऑफ द कैमरा। अच्छा जी, हमारे यहाँ टैलेंट को बहुत सराहा जाता है, सदफ अक्सर मुझे सराहती हैं, और लेकिन बाकी तमाम शोबों में भी बहुत टैलेंट मौजूद है। तो एक ऐसे ही टैलेंटेड टेनिस प्लेयर हमारे मेहमान हैं। अच्छा, नाम है इनका हमजा अली रिजवान, और उन्होंने विंबलडन अंडर 14 क्वालिफाइंग चैंपियनशिप का डबल्स टाइटल जीता है। कैन यू इमेजिन विंबलडन। अच्छा, जापान में खेले गए इस इवेंट में हमजा ने चाइनीज ताइपे के शाओ चीचू के साथ जोड़ी बनाकर, वाओ मैंने नाम ले लिया सही, तो थाईलैंड की जोड़ी को शिकस्त दी थी, और इस कामयाबी के साथ ही उन्होंने विंबलडन अंडर 14 ग्रास कोर्ट इवेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अच्छा, डिफरेंट कोर्ट्स होते हैं, क्ले कोर्ट, ग्रास कोर्ट, इसी तरीके से ग्रास कोर्ट में उन्होंने क्वालिफाई किया है। अच्छा, क्वालिफाइंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में हमजा अली रिजवान और उनके साथी ने भारतीय सुरमाओं की जोड़ी को मात दी थी, भारत को भी शिकस्त दे दी। वाह वाह, क्या बात है। तो बात कर लेते हैं जी, हमजा अली रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं। जी हमजा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू यू। जी वालेकुम सलाम। आप तो इतने छोटे से इतने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे रहे हैं, तो जो ये बताएं, जो आपने जो जीती है, क्या कहना चाहिए, चैंपियनशिप जो जीती है, कौन कौन से मुल्क थे जिनकी जोड़ियों को शिकस्त दी, और भारत को कैसे हराया आपने? जी, सिंगल्स में मैंने इंडियन प्लेयर को हराया था 6075। अच्छा। हाँ जी, और डबल्स में हमने क्वार्टर फाइनल में पहले उसको जापान के प्लेयर को हराया था, और फिर सेमीफाइनल में हांगकांग और हांगकांग और क्या नाम है सिंगापुर के प्लेयर को हराया था, और फाइनल में हमें थाईलैंड के प्लेयर को हराया था। सबसे ज्यादा किसे हरा के खुशी हुई? फाइनल में ही जीत के ट्रॉफी जब जीते, फाइनल में जीते। अच्छा, और ये बताएं कि ये जो आपकी जोड़ी थी चाइनीज प्लेयर के साथ, चाइनीज ताइपे के, तो वो आपस में कोऑर्डिनेशन कितना टाइम लगा बेहतर बनाने में, और एक तालमेल बनाने में कितना वक्त लगा आपको? जी, उसको बस थोड़ी बहुत इंग्लिश में मैं गाइड कर देता, इंग्लिश उसको आती थी, तो फिर इंग्लिश में बस गाइड किया, तो फिर उसी से दोनों आपस में अच्छी पार्टनरशिप बन गई। और प्लेइंग स्टाइल उनका आपसे मिलता जुलता था या थोड़ा डिफरेंट है? नहीं, काफ़ी अच्छी गेम थी, मिलता जुलता था। उनकी भी सर्व अच्छी थी और फोरहैंड भी अच्छा था उसका, आगे मैं वॉली पे अच्छा खेल रहा था, तो फिर हम अच्छा जीते। अच्छा, जब हमने तो क्रिकेट में देखा है, जब पाकिस्तान और भारत मैच खेल रहे होते हैं तो बड़े जज्बात होते हैं, इवन खिलाड़ीज भी जो हैं वो बड़े पम्प्ड अप होते हैं। आपके जीत कर क्या जज्बात थे, और क्या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है इंडिया से खेलते हुए, वहाँ भी और यहाँ भी? जी, काफ़ी अच्छा मैच हुआ था। फर्स्ट सेट तो मेरी जीत गया 6-0, सेकंड सेट में काफ़ी अच्छा मैच चल रहा था, उसमें मैं 7-5 जाकर जीता, और बड़ा अच्छा फील हुआ कि इंडियन प्लेयर को भी हराया। गुस्सा तो नहीं आ गया था उन्हें हार के आपसे? नहीं, बस टेनिस है, इसमें बस कोर्ट के अंदर या फाइट करते हैं, उसके बाद सारे फ्रेंड्स ही आपस में। ये बहुत अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, ये जो आपने विंबलडन अंडर 14 ग्रास कोर्ट इवेंट के लिए क्वालिफाई किया, ये इवेंट कब होगा? अच्छा, इसमें भी क्या आपके पार्टनर वही होंगे चाइनीज ताइपे वाले? जी, चाइनीज ताइपे वाले मेरे पार्टनर थे, उन्हीं के साथ मैंने विन किया ये फाइनल। ओके। अच्छा, ओके। तो फिर आगे क्या प्लान्स हैं? क्योंकि टेनिस हम देखते हैं दुनिया में तो दुनिया में बड़े मुल्कों का नाम है, इसमें बड़े बड़े खिलाड़ी और लोग उनके बहुत फैंस हैं। तो पाकिस्तान को आप किसके फैन हैं, और आप किसकी तरह बनना चाहते हैं? हु इज योर फेवरेट? पाकिस्तान में मैं सामूलक का ही फैन हूँ, वही काफी अच्छा प्लेयर है इंटरनेशनल लेवल पे, और रिसेंटली मैं उनकी एस अकेडमी में भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और उन्हीं की तरह इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पे रोशन। और इंटरनेशनली कोई प्लेयर ऐसा है जिसको आप पसंद करते हो? जी, नोवाक जोकोविच। ओके, कूल। अच्छा, आप वैसे कौन सा ऐसा बड़ा टाइटल है जो जीतने की ख्वाहिश रखते हैं? जी, मैं जूनियर ग्रैंड स्लैम। ओहो, ओके, चले इंशाल्लाह हमजा, इंशाल्लाह। तो अभी तक पाकिस्तान से बाहर कितने टाइटल्स होंगे हमजा जो आप जीत चुके हैं? अभी जी टूर्नामेंट्स तो काफ़ी हैं, जिस तरह ताजिकिस्तान में भी आ रहे हैं, मतलब टूर्नामेंट्स तो एशियन लेवल पे काफ़ी कंट्रीज में आएंगे, तो अभी बस ट्रेनिंग करेंगे 2-3 मंथ्स, उसके बाद फिर मैचेस खेलेंगे।
अच्छा ठीक है जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे। सच ए ब्रिलियंट स्टार और आई होप कि ही परफॉर्म्स वेल फॉर एंड कंसिस्टेंटली फॉर पाकिस्तान, तो अपना भी नाम रोशन करे, अपने फैमिली का भी और अपने मुल्क का भी, जाहिर है कि दैट मैटर्स द मोस्ट। बिल्कुल जी, छोटे बच्चे जो हैं बड़े कारनामे अंजाम दे रहे हैं और यहाँ पर अशफाक बैठ के बस खामा अपनी तारीफें बटोरे जा रहे हैं। तो गलत कह रही हूँ मैं? फेक इट अंटिल यू मेक इट। आप लोग बताएं गलत कह रही हूँ? बी कंसिस्टेंट अबाउट इट। पहले आप अपने आप को अच्छा कहेंगे। खामा कह रहे सदफ मेरी तारीफ, मैंने कब आपकी तारीफ की? नहीं आज आप यू वर ट्राइंग टू बी काइंड। आप याद करें वर्ल्ड केयरिंग डे के मुंह पे बात कह रही हूँ, बिहाइंड वर्ल्ड केयरिंग डे, योर बैक नहीं कह रही हूँ, वर्ल्ड केयरिंग डे, वर्ल्ड केयरिंग डे। अशफाक यू लुकिंग वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब जरा बात करते हैं। तो कैनवस, ब्रश और वाटर कलर्स हमारे जहन में आते हैं, ये मोस्टली ये ऐसा होता है जिन लोगों को इसका पता है इस फन का। लेकिन ओकाड़ा के असगर मुगल साहब हैं, वो ब्रश इस्तेमाल किए बगैर पेंटिंग्स बनाने के माहिर हैं। अच्छा, उनकी खत्ताती और फनपारों के बैरून मुल्क भी खूब चर्चे हैं। इस पर कौन रिपोर्ट कर रहे हैं? इस पर जी जुल्फिकार मलिक रिपोर्ट कर रहे हैं, आइए देखते हैं। क्या बात है जी, बगैर ब्रश के और इतनी खूबसूरत पेंटिंग, और कितने मुमालिक में ये पेंटिंग्स जो है इनकी एग्जीबिशन हो चुकी हैं। सो हैट्स ऑफ टू हिम। हैट्स ऑफ। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। मैं सोलो हूँ, अशफाक का है। ओके, अशफाक जो है उनकी आदत है कि ब्रेक के दौरान वो चलते फिरते ज़्यादा हैं। वो कहते हैं मैं बैठे बैठे थक गया हूँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लूँ, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लूँ। तो उसी से रिलेटेड आज के प्रोग्राम में बात कर लेते हैं। बात यह है जनाब के कराची की जो तबाहाल सड़कें हैं, जो गड़े हैं, उसमें होता क्या ये है कि हमारे यहाँ हम देखते हैं नौजवान बाइक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो जब वो बाइक गड़ों से निकल कर जाते हैं तो उनकी पूरी बॉडी हिलकर रह जाती है और सबसे ज्यादा जो मुतासर होता है आपके जिस्म का हिस्सा, वो है आपकी रीढ़ की हड्डी। तो आजकल ये मसला भी देखने में आ रहा है नौजवानों में बिलखुसूस कि रीढ़ की हड्डी का जो दर्द है वो काफी बढ़ गया है। मोहरों के दर्द के संगीन मसाइल हो गए हैं। फिर कुछ लोग जवानी में ज्यादा मोटापे का शिकार हो जाते हैं, उनको भी मसला होता है। कुछ लोगों की हाइट बहुत ज्यादा होती है तो उनका बैलेंस भी, यानी कोई वजनी चीज उठाएं। तो ये तमाम तर वो मसाइल हैं। क्या एक्सरसाइज करके अपनी जिंदगी में एक्सरसाइज को इंक्लूड करके इसको बेहतर किया जा सकता है, इससे निजात हासिल की जा सकती है? इसके लिए हमारे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद हैं फिटनेस ट्रेनर सैयद हारिस, और हारिस के साथ ही अब मुझे नजर आ गए हैं अशफाक इसाक सती। सो जी हारिस जी, मेरे दोस्तों, मेरे सज्जनों, मेरे मित्रों, आपने इस नौजवान को तो पहचान लिया, हमारे प्रोग्राम की रौनक माशाल्लाह से बढ़ाता है और साथ ही ये उड़ता हुआ कालीन भी मौजूद है। और आप ये देखें कि मैं जिस तरह से उठ के गया था ना, तो फौरन मैं ब्रेक में उठ के गया और मैंने जाके अपने जूते चेंज कर लिए, जो कि प्रोग्राम के शुरू में आपने देखा होगा, दे वर डिफरेंट शूज। अब वो चेंज कर लिए बिकॉज जैसा देश वैसा भेस। तो अब मसला है कमर दर्द का, मसला है डिस्क में कुछ आगे पीछे होने की वजह से जो सियाटिक नर्व है उसके ऊपर प्रेशर पड़ने का, उसके नतीजे में आपको तकलीफ होने का। और फिर जाहिर है कि जब हम एक्सरसाइज नहीं करते, मसला ये है कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हमारा न बैठने का पोस्चर सही है, न खड़े होने का पोस्चर सही है, न चलने का पोस्चर सही है। हम फोन यूज करते हैं तो हम यूं करके झुक के कर रहे होते हैं, उसकी वजह से भी एक बल्ज यहाँ पर आ जाता है। तो बहुत सी हमारे प्रॉब्लम्स हैं। जब आप बाइक पे सफर करते हो तो फिर जाहिर है कि वो एक्युमुलेशन होती है, यानी कि ये नहीं हुआ कि आज आपने एक सफर कर लिया तो उसकी वजह से कुछ मसला हो गया, वो मुसलसल चलते 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 ये प्रॉब्लम बनती है। अशफाक पोस्चर का ख्याल जी, और मसल स्पैज्म भी हो जाते हैं, 10 तरह की चीजें होती हैं। तो हारिस इज विद अस। तो हारिस, ये जाहिर है कि आपके पास वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो आप ये देखते होंगे कि जिस रास्ते से आप होके हमारे तक पहुंचे भी हैं, वहाँ पर भी एट टाइम सड़कें जो हैं वो कुछ मसाइल होते हैं। ये कितना कंसर्निंग है? आपके पास भी लोग आते होंगे इतनी कम उम्र में कि ये हमारे पास ये मसला हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है। थैंक यू सो मच अशफाक भाई। सबसे बड़ा मसला ये कि पहले तो ये सुनने में आता था कि 50 साल के बाद ये मसले शुरू होते थे लोअर बैक के, लेकिन अब जो एक बहुत बड़ा मसला है वो 30 साल 35 साल के यंग लड़कों के साथ ये मसला शुरू हो गया है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। फिजिकल एक्टिविटी का ना होना, लड़के कुछ भी नहीं करते, मतलब कोई एक्टिविटी उनकी होती नहीं है। और शहर की सड़कें जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका बहुत बुरा हाल है। और डाइट भी हमारी कंट्रोल नहीं होती है ना, हमारी डाइट में न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें, अच्छा बेसिकली हम कुछ एक्सरसाइज आपको करके दिखाएंगे जिसमें स्ट्रेचेस भी होंगे एक पार्ट में लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग होगी। लेकिन मैं ये अपने नाज़रीन को बताना चाहूंगा कि अगर आपको कोई मेडिकल रिपोर्ट में कोई इश्यू आया हुआ है, कोई प्रॉब्लम आई हुई है, डिस्क आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, बल्जिंग है या उसके अंदर डीजेनरेशन है या कुछ हर्निएशन है, तो फिर ये है कि आप उस पर थोड़ा सा आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो सिवियर कोई इश्यू है तो प्लीज गो टू सी टू डॉक्टर। तो हम जहां तक इसकी
मसल की स्ट्रेंथनिंग की बात है, लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग की बात है, तो उसकी कुछ एक्सरसाइज हम आपको यहाँ पे करके दिखाएंगे। चले जी हारिस। सो बेसिकली अभी मैं पहले पार्ट में अपने कवर करूंगा लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग की। तो इस पोजीशन पे आपको सांस को अंदर लेना है, इनहेल करना है और आपको इस पोजीशन पे सांस को अंदर ही रखना है। 10 सेकंड्स होल्ड करना है इस पोजीशन पे। अच्छा, ये सारी एक्सरसाइज हमारी लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग की है जिसकी कमर वीक हो गई है। सो इसको आप 10 सेकंड्स होल्ड करेंगे, इसी तरीके से साइड चेंज करेंगे। आपने यहाँ पे इनहेल किया हुआ है, ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। हाँ। सो जब आप कंप्लीट करेंगे 10 सेकंड्स तो आप एक्सहेल करेंगे। सो इस पोजीशन पे आप 3 राउंड को अपने कंप्लीट करेंगे। इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा मजे की हमारी है, वो इस पोजीशन पे है। आप कैट एंड डॉग की पोजीशन पे आएंगे और अपनी लोअर बैक की मूवमेंट को सिर्फ करेंगे। अच्छा, शोल्डर और आपके हाथ की लेंथ जो होगी वो यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट होगी। सो इस पोजीशन पे आप पोजीशन को मेंटेन करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि सिर्फ लोअर बैक की ही मूवमेंट यहाँ पे हो रही है। अच्छा, इसके अंदर आप यू डोंट हैव टू यू नो बिकॉज़ कैट गोज लाइक दिस ना, ये चीजें भी अपने ऊपर करते वो नहीं करना, शोल्डर मूव नहीं होने चाहिए। सो इस पोजीशन पे ओके शोल्डर आपका मूव नहीं होगा, सिर्फ लोअर बैक, बिकॉज़ ही इज सच अ फिट गाय। सो तो ये इनकी कमर ही मूव कर रही है, हमारा तो पूरा। तीसरी एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर ये कितनी दफा ये भी आपको 10 रेप्स करने और 3 टाइम्स करने। चलें 3 टाइम्स करने। अच्छा, तीसरी एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर होगी ब्रिज की। अच्छा, ब्रिज की पोजीशन आप देख लेंगे कि ब्रिज की पोजीशन एक तो ये बेसिक होती है शवाक भाई, लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि आप हील्स पे आ जाएंगे अपने। अच्छा, तो हील्स पे आके आप हैंड्स को स्ट्रेट कर लेंगे और प्रॉपर ऊपर जाएंगे। ओके। सो यहाँ पर भी आपने 5 सेकंड्स को आपको कमर में दर्द भी हो रहा हो ना, लिटरली आप ये ब्रिजेस वाली एक्सरसाइज करेंगे, बड़ा सुकून मिलता है। तो यहाँ पर भी आप मैंने इनहेल किया हुआ है 5 सेकंड्स के लिए। 5 4 3 2 1 एंड एक्सहेल। सही है, अभी इनहेल करता हूँ, ऊपर जाऊंगा मैं 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1 एक्सहेल। अच्छा हारिस, मुझे एक बात बताएं, इसमें और वो जो कन्वेंशनल पोस्चर होता है जिसमें हम करते हैं, जिसमें लेग्स आपकी क्लोज होती हैं और हाथ आपकी साइड्स के साथ होते हैं, उसमें फर्क क्या है? उसमें फर्क है कि इसमें आपके फील ज्यादा आ रहा है, हिट ज्यादा आ रहा है। अगर आप खुद भी ट्राई करेंगे इसको तो इसमें पूरा 100% जो है ना आपको लोअर बैक का ऊपर टारगेट हो रहा है, आपका मसल पे टारगेट हो रहा है। सो कोशिश ये करनी है, मेक श्योर ये करना है कि आप अपने फेस को उठा के नहीं रखेंगे, फेस को नीचे ही रखेंगे, ताकि लोअर बैक को सही करने के चक्कर में आपने अपनी नेक को खराब नहीं करना है। तो नेक को आप नीचे रखेंगे। अच्छा, 3 एक्सरसाइज ये होगा। अच्छा, इसके पीछे ये नहीं है कि आपने सर के नीचे तकिया रखा हो? तकिया नहीं, ऐसा तकिया नहीं रखें, आप नीचे फ्लोर पे ही रखें सर को। ये 3 एक्सरसाइज हमारी हो गई स्ट्रेंथनिंग की लोअर बैक की। अब 3 हम बात कर लेते हैं स्ट्रेचेस की। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेच हमारे पास ये है। अच्छा, इसको भी आपको 3 दफा जो आपने ब्रिज किया है इसको भी आपने 10 सेकंड्स करना है। सो हम स्ट्रेच की बात करेंगे तो हम लोअर बैक की स्ट्रेच करेंगे, इसको कहते हैं नी टू चेस्ट। जी जी। सो आप इस पोजीशन पे स्ट्रेच करेंगे। अच्छा, जो बहुत लोग गलती कर रहे होते हैं वो ये नहीं करें, क्योंकि कोशिश ये करनी है कि राउंड नहीं करना है लोअर बैक को। सो सेफ करेंगे आप बिल्कुल, और इस पोजीशन में सिंगल लेग करेंगे। अच्छा, इसके अंदर एक चीज अपने जहन में रखिएगा कि आपने जो ख्याल रखना है, ये आपके सियाटिक नर्व को भी काफी रिलैक्स करने में किरदार अदा करता है। जितना आप खींचेंगे और जितना आप प्रॉपर्ली करेंगे उसको काफी फायदा होगा। बहुत रिलीज होगा उसका भी। इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल में भी इसमें भी यही है कि आपने जब स्ट्रेच किया हुआ है तो इनहेल कर ले और एक्सहेल कर ले। 15 सेकंड का ये भी फॉर्मूला है। 10 सेकंड। हारिस, इसके अंदर एक और भी होती है जिसके अंदर आप अपनी लेग को ये मतलब इस पोजीशन पे वो इस पोजीशन पे भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। इस पोजीशन पे भी कर सकते हैं, आप ऐसे होल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मैंने ये एक एक्सरसाइज आपको बताई है। दूसरी एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो इस पोजीशन पे आपको आना है। इस पोजीशन पे आना है, हैंड स्ट्रेट करने। जिस साइड पे आप अपने नी को लेके जाएंगे उसके ऑल्टरनेट साइड पे आप टर्न करेंगे अपने फेस को। सो इसमें आपके ग्लूट्स, आपके हिप्स प्रॉपर्ली स्ट्रेच हो रहे हैं। ओके। सो इस पोजीशन पे भी आप 10 रेप्स करेंगे। थोड़ा सा अगर और उधर ले जाएंगे तो आपकी बैक भी थोड़ी सी हो जाएगी स्ट्रेच। बैक भी हो जाएगी, लेकिन अभी थोड़ा सा हाफ रेंज ही रखें। सो इस पोजीशन पे ऑल्टरनेट साइड। सो ये दूसरी एक्सरसाइज। अच्छा, एक और थी हारिस, अगर आप यूं ही लेटे हैं इस तरह से और टांग उसके ऊपर रखें, और दूसरा ये है कि अगर आप इसको पकड़ के एक हाथ यहाँ रख के इसको भी स्ट्रेच करें तो ये भी काफी हेल्पफुल होता है। प्रॉपर बहुत हेल्पफुल होता है। अच्छा, इसमें एक फायदा ये है कि आप ये बैठे बैठे भी कर सकते हैं। सपोज यू आर सिटिंग ऑन द चेयर, तो आप इसको बैठ के थोड़ी देर तक। वो अशफाक भाई जो बता रहे हैं तो वो इस पोजीशन पे भी हम कर सकते हैं। हाँ जी। तो इस पोजीशन पे भी आप कर सकते हैं, इस पोजीशन पे भी कर सकते हैं। आप इन दोनों को मिला के अपनी एल्बो से इस एडक्टर मसल को यहाँ पे स्ट्रेच करेंगे तो ये भी बहुत अच्छा फील आ रहा है यहाँ पे एडक्टर मसल पे। तो ये जो आपका अपर पार्ट है, अच्छा, और वो जो कोबरा पोस्चर या मैकेंजी पोस्चर होता है वो वो भी करके। थर्ड एक्सरसाइज हमारी हमने 2 स्ट्रेचेस आपको बताए हैं। 2 एक्सरसाइजेस मैं और बता रहा हूँ। 3 स्ट्रेंथनिंग हो गई और 4 एक्सरसाइज हो गई हमारे स्ट्रेचेस की।
सो यहाँ पर हम एक्सटेंशन करेंगे जिसको हम कोबरा स्ट्रेच भी कहते हैं। और अशफाक भाई दूसरा नाम क्या है? मैकेंजी स्ट्रेच। मैकेंजी। तो कोशिश करेंगे कि हाथ की लेंथ आपकी थोड़ी सी पीछे होगी और देखना है इसको, मेक श्योर करना है कि उठेंगे कैसे। स्ट्रेट इस पोजीशन पे हाथ को स्ट्रेट कर देंगे। ये आप देखिए। सो ये पोजीशन पे आपको स्ट्रेट करना है। और इसके डिफरेंट फेजेस होते हैं। बाज़ औक़ात आप अपनी एल्बोज पे करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ये मुकम्मल पोस्चर है क्योंकि हारिस इज सच अ फिट गाय माशाल्लाह। 10 सेकंड वो कर सकते हैं, लेकिन हाफ भी कर सकते हैं। हारिस प्लीज हाफ भी बता दीजिएगा जो लोग पूरा ना कर पाए। हाँ ये पे हाफ कर दें आप यहाँ पर नीज को थोड़ा 10 सेकंड्स आप यहाँ पे होल्ड करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता विद द प्रैक्टिस आप पूरे पे आ सकते हैं। सो इसके साथ आपकी आखिरी एक्सरसाइज जो होगी वो चाइल्ड पोज होगी, जिसे कहते हैं बच्चों का पोज भी कहते हैं। तो इस पोजीशन पे आप चाइल्ड पोज करेंगे, आगे करेंगे पोजीशन को, और जितना आप स्ट्रेच लेके नीचे आएंगे इस पोजीशन पे। ये बड़ी जबरदस्त एक्सरसाइज है। और हारिस जो हमारे थोड़े से बिगनर्स के बाद नेक्स्ट लेवल के जो हमारे दोस्त होंगे उनके लिए ये भी बता दीजिएगा कि मैकेंजी से वापस इसमें भी आप आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। यहाँ से आप पोजीशन पे आपने ये किया है, ये किया, और इस पोजीशन से आप यूं। सो ये हाँ अच्छा अशफाक भाई ये तो बात हो गई कि हमने स्ट्रेचेस भी बता दी और यहाँ पे लोगों को स्ट्रेंथनिंग भी बता दी। अब कुछ ऐसी चीजें बता देते हैं कि जिसको करने से हमारी लोअर बैक खराब हो जाती है। कुछ ऐसे पोस्चर भी लोगों के पास होते हैं। तो आपको क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या नहीं करना है, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आपको ये नहीं करनी एक्सरसाइज, वो करके आपको बताएंगे ये एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। और कुछ लोग तो ये करते हैं, ये भी नहीं अपने तो बहुत होते अपने लोअर बैक को भी खराब कर रहे हैं, अपनी नेक को भी खराब कर रहे हैं। तो आप ये तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और ये वाली एक्सरसाइज भी लोअर बैक। अच्छा उसमें लोग कहते हैं कि जी हमने यहाँ अगर मसल्स बनाने हैं तो उसके लिए यहाँ मसल्स बनाने हैं तो आप कोशिश ये करें कि आप इस पोजीशन पे नी टक करें। ओके। तो ये जो नी टक कर रहे हैं तो लोअर भी आपका ट्रेन हो रहा है और अपर भी ट्रेन हो रहा है। तो इसकी जरूरत आपको है नहीं बेसिकली। और दूसरी एक्सरसाइज अब हम लोग ये कर रहे होते हैं लेग रेसेस, तो ये भी नहीं करें अगर लोअर बैक का आपको इशू है। ठीक है, सही है। और इसके साथ साथ आप कोई चीज अगर उठा रहे हैं अशफाक भाई तो कोशिश ये करनी है कि ऐसे राउंड नहीं करना बैक को। आपने ये थोड़ा सा नीज को बेंड कर लें। इस पोजीशन पे आप उठा लें। बैठ रहे हैं तो बैठ रहे हैं तो ये मेरे जैसे मासूम जब 19 लीटर की पानी की बोतल उठाते हैं ना तो उनके लिए भी ये सबक है कि आप यूं करके आप उसे जमीन पे रोल करके क्यों नहीं लेके अगर बैठ रहे हैं तो इस पोजीशन पे नहीं बैठना, कोशिश करना है कि चेस्ट को स्ट्रेट करके और पोस्चर स्ट्रेट करें। हो गया जी वक्त हमारा। चलिए जी तो हम ब्रेक लें क्या? ओके जी तो ब्रेक लेते हैं जी यहाँ से। थैंक यू सो मच हारिस फॉर बीइंग विद अस। आप हमेशा मुख्तसर मुद्दत के लिए आते हैं भरपूर एनर्जी के साथ और अपना काम एक्सप्लेन करके जी चले जाते हैं। विल टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद आते हैं। आपसे इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। अल्लाह हाफिज।